हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर लेक्चर। सो फाइनली अब हम सेकंड पार्ट पे आ गए हैं, दैट इज लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। फर्स्ट पार्ट बहुत ही इजी था, जहाँ पे मैंने आपको सिर्फ बजट एंड फोरकास्ट का डिफरेंशिएशन बताया था एंड बताया था कि हम ये एक्चुअल चैप्टर कर क्यों रहे हैं, क्या टेक्निक्स है, किसकी टेक्निक्स है, राइट। सो वो था आपका लीनियर रिग्रेशन, सॉरी, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। आज हम करने वाले हैं लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। आखिर ये होता क्या है। नाउ R stands for regression, R stands for relationship। तो आप हमेशा ऐसे याद रखना कि regression is equal to relationship। मैम अब रिलेशनशिप किसकी, रिलेशनशिप किसी दो वेरिएबल की, किसकी, किसी दो वेरिएबल की। ओके, सो कोई भी दो वेरिएबल की रिलेशनशिप कैन बी रिफ्लेक्टेड थ्रू रिग्रेशन एनालिसिस। अब मैम ये क्या बोलना चाह रहे हो, कैसी रिलेशनशिप, क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, हम इमेजिन करते हैं हमारे दो वेरिएबल है, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स। क्या है, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स। अब देखो क्या होगा, अगर मेरा एडवर्टाइजिंग का खर्चा बढ़ेगा, मेरी सेल्स बढ़ेगी, मेरी सेल्स बढ़ेगी। तो ये क्या है, ये एक सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप है बिटवीन द एड्स, बिटवीन द सेल्स। ओके, सो लेट्स से अब आपने बोला कि मैम आप ना अपनी मशीनरीज पे कॉस्ट बढ़ा रहे हो, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी, आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज नाउ इट विल बी मोर इफेक्टिव, राइट। क्योंकि अब आप नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो एंड रिपेयर्स करवा रहे हो, अप टू डेट रख रहे हो अपनी मशीनरीज। तो ये क्या है, ये एक सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप है, ये एक सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप है कि मैम हाँ, अगर आप इस पे खर्चा कर रहे हो तो डायरेक्टली ये बढ़ रहा है, ये बेटर हो रहा है। अगर आप इसको डिग्रेड कर रहे हो तो ये भी डिग्रेड हो रहा है। तो ये जब भी ऐसा कोई रिलेशनशिप पिक्चर में आता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। क्या बोलते हैं, लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। नाउ वी कैन हैव डिफरेंट मेथड्स टू एस्टैब्लिश दिस रिलेशनशिप। कौन कौन से मेथड मैम, स्कैटर डायग्राम है, हाइलो मेथड है, लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन एनालिसिस है। अब ये सब क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट होते हैं मैम, हाई लो मेथड तो आता है, स्कैटर डायग्राम हम नेक्स्ट पार्ट में अच्छे से सीखेंगे। तो आप हमें ना सिर्फ अभी रिग्रेशन एनालिसिस सिखा दो, आगे वाले पार्ट्स में हम ये कर लेंगे या फिर हमने किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिग्रेशन एनालिसिस की बात करते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस बहुत बेटर मेथड है एज कंपेयर टू द स्कैटर ग्राफ। स्कैटर ग्राफ क्या होता है, चैप्टर नंबर 17 फ्री में डाला हुआ है, यू कैन वॉच इट, राइट। फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, स्कैटर डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है कि लेट्स से आपका ये लाइन है एंड देन यू विल यूज द डॉट्स टू रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप। अब तुम देखोगे ये डॉट्स एक डायरेक्शन में जा रही है, सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके, सो स्कैटर डायग्राम ऐसे डॉट्स फिगर्स यूज करता है in order to establish this relationship, in order to establish this relationship. Clear, am I clear with this? Okay, so when it comes to the regression analysis, it is much better than the scatter graph and it is the best fit. Why? बिकॉज इसमें ना हम कैलकुलेट करते हैं ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, और फिर उसे लाइन की इक्वेशन में पुट अप करते हैं। सो ये जो ए होता है, ये बी होता है, एक्स होता है, वाई होता है, ये बहुत ही सिंपल होता है कैलकुलेट करने के लिए एंड ये बहुत ही इजी होता है एक रिलेशनशिप को दिखाने के लिए। देखो हम रिग्रेशन एनालिसिस में क्या करते हैं, एक इक्वेशन बनाते हैं, एन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब y क्या है, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेल्स और एडवर्टाइजिंग की बात करूं, सेल्स एड पे डिपेंड है या एड सेल्स पे डिपेंड है, मैम सेल्स डिपेंड है एड पे। मतलब आप जितना जितना एड का खर्चा करते रहोगे उतना उतना सेल्स बढ़ता रहेगा, राइट। सो जो आपका एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो आपकी सेल्स है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो ये जो डिपेंडेंट नॉन इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप में स्टैब्लिश कर रही हूँ इस इक्वेशन के थ्रू, इस इक्वेशन के थ्रू। अब आपको आगे जाके और चीजें समझ में आएगी, बट ये इक्वेशन आज की क्लास का सबसे कोर फंडा होने वाला है। इसे प्लीज एक पेन पेपर पे लिख लीजिए। ओके,
सो मैम ये बी कैसे कैलकुलेट होता है और ये ए कैसे कैलकुलेट होता है? बिकॉज एक्स और वाई तो आपने बता दिया डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है, बट ये एक्स और ए और बी कैसे कैलकुलेट होता है? सो गाइस बी कैलकुलेट करने का ये एक लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला है। क्या हमें मैम ये याद करना है? क्या हमें ए का फॉर्मूला याद करना है? क्या हमें बी का फॉर्मूला याद करना है? एब्सोल्युटली नॉट। आपके पेपर में ये गिवन होगा, आपके पेपर में ये गिवन होगा। सो अगर आप अपनी फॉर्मूलाज एंड टेबल्स वाली शीट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ए और बी की रिलेशनशिप, ए और बी का फॉर्मूला बिल्कुल क्लियरली साफ नजर आएगा। सो ये मैम आपने तो कोई और फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पे तो कोई और फॉर्मूला दिख रहा है। सो गाइज दिस इज एन ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला, दिस इज एन ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला। फाइन। सो ये क्या है? आपके ए और बी को कैलकुलेट करने के फॉर्मूलेस है। वंस यू कैलकुलेट ए एंड बी तो आप एक्स एंड वाई आराम से निकाल सकते हैं। अब आप लोगों को ना मैं फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाती हूँ एंड बताती हूँ कि ये कैसे कैलकुलेट होता है, पेपर में आपको कैसे ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके। M is a small supermarket chain that has six shops. Each shop advertises in their local newspaper, and marketing director is interested in the relationship between the amount they spend on advertising and the sales revenue. So basically एक कंपनी है, मार्कस कंपनी, अब उसका फाइनेंसिंग डायरेक्टर और मार्केटिंग डायरेक्टर एक रिलेशनशिप ढूंढना चाह रहा है। कैसी रिलेशनशिप? कि मैम कितना मैं खर्चा करूं और कितना मैं एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड करूं कि मेरी सेल्स बढ़े, मेरी सेल्स बढ़े। तो मुझे ना ये रिलेशनशिप देखना है, मुझे देखना है कि कितना अमाउंट में स्पेंड करता हूं तो कितना सेल्स रिवेन्यू जनरेट होके आता है। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं 100 रुपए एड पे लगा रहा हूँ और सेल सिर्फ 20 रुपए की आ रही है, तो फिर तो मैं लॉस में जा रहा हूँ, फिर तो मैं लॉस में जा रहा हूँ, तो मुझे एड्स बंद कर देनी चाहिए, राइट? ये रिलेशनशिप समझना एक मार्केटिंग डायरेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। He or she has collated the following information for 6 shop for a previous week. तो 6 शॉप्स का इन्होंने डेटा कलेक्ट किया एंड 80 एक्सपेंडिचर ये इनका एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर है, ये इनका सेल्स रेवेन्यू है, राइट? अगर मैं आप लोगों को अभी बोलूं कि मैम देखो 80 इन्होंने खर्च किया, 730 की सेल्स जनरेट हो गई, 60 किया 610, 120 810, 90 750, बट इससे ना कुछ पता नहीं चल रहा। क्या नहीं? इससे ना कुछ पता नहीं चल रहा। हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी एंड ये आपको करके दी हुई होगी मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आपके पेपर में। ये देखो, तो sum of advertising expense is 450, sum of the sales revenue is 4050। when the two columns are multiplied together, मतलब this into this is multiplied, तो एक कॉलम बना होगा XY जिसका टोटल है 326500। एंड when the advertising is squared up, मतलब x स्क्वायर किया है तो ये निकल कर आया है। मैम ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन क्यों दी हुई है, मतलब यूज क्या है ये सारी इंफॉर्मेशन का? सो वो कह रहे हैं कि यूजिंग रिग्रेशन एनालिसिस यू हैव टू कैलकुलेट द लाइन, यू हैव टू कैलकुलेट द लाइन। अब आपके दिमाग में ये सुनते के साथ ही एक इक्वेशन आनी चाहिए, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। क्या? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो y क्या होगा? सेल्स होगी या एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस होगा? मैम सेल्स होगी। क्यों? क्योंकि सेल्स इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x क्या है? इंडिपेंडेंट, विच इज नथिंग बट एडवर्टाइजिंग इन आवर केस। ओके, सो मैम फटाफट से a और b की कैलकुलेशन कर दो, ठीक है? तो a और b, सबसे पहले हमें b निकालना पड़ेगा। क्यों मैम? a क्यों नहीं निकाल सकते पहले? क्योंकि अगर आप देखो ए के फॉर्मूले में आपको b दिख रहा है। क्या दिख रहा है? b दिख रहा है। तो मैम सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या होता है कि हम b कैलकुलेट करें। मैम इतना बड़ा फॉर्मूला याद करना है? बिल्कुल नहीं करना है। कहाँ से कॉपी पेस्ट किया है मैंने? ये यहाँ से कॉपी पेस्ट किया है, मैंने कोई अपना दिमाग नहीं लगाया। अब सिंपली मुझे फॉर्मूला पता है और मुझे वैल्यू पुट इन करनी है। एन क्या है? नंबर ऑफ शॉप्स, दैट इज 6। ओके, सिग्मा एक्स वाई,
सिग्मा एक्स वाई मतलब एक्स वाई को जब मल्टीप्लाई किया होगा उसका टोटल क्या बना होगा। तो मैम ये दिया हुआ ना आपको, एक्स वाई को मल्टीप्लाई किया तो उसका टोटल ये बना है, ठीक है। इनटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई मतलब मैम सिग्मा एक्स मतलब एक्स कॉलम का टोटल इंटू वाई कॉलम का टोटल, एक्स कॉलम का टोटल इंटू वाई कॉलम का टोटल, 450 इंटू 4050। देन सिग्मा एक्स स्क्वायर मैम एक्स स्क्वायर का टोटल दिस, देन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर मतलब कॉलम एक्स का टोटल का होल स्क्वायर, दैट इज 450 का स्क्वायर। Am I clear with the application of formula? Fine. Once you are done with it, you just have to solve it and you will get your value 5 as B. क्या मिला आपको? B आया आपका 5। अब आपको क्या करना है? सिंपली मैम हमें A वाले फॉर्मूले में इसे पुट इन करना है, A वाले फॉर्मूले में इसे पुट इन करना है। तो A इज इक्वल टू वाई माइनस बी एक्स, 4050 डिवाइडेड बाई 6 इंटू जो 5 आया है इंटू 450/6। मैम ये 450 और 4050 कहां से आया? ये यहां से आया, ठीक है। नाउ ए भी आ गया 300। अब यहां पे आपकी टीचर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये तो सब कैलकुलेट कर लेंगे चाहे जिसने मेरा लेक्चर लिया है नहीं लिया, फाइन। बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस सिखाऊंगी, वो ध्यान से सुनना। अब आपने ये दोनों वैल्यूज किसमें पुट करी है? आपके इक्वेशन में पुट करी एंड आपको एक लाइन की इक्वेशन आ गई विच सेज y इज इक्वल टू 300 प्लस 5x, 300 प्लस 5x। अब प्लीज गाइस ध्यान से सुनना, अगर मैं एडवर्टाइजिंग पे 1 रुपए खर्च करती हूँ, ठीक है, चलो मैं 0 रुपए खर्च करती हूँ, लेट्स से आई क्रिएट दिस टेबल। मैम अगर आप एडवर्टाइजिंग पे 0 रुपए खर्च करते हो, बिल्कुल भी पैसा बर्बाद नहीं कर रहे, तो आपकी सेल्स कितनी होगी? आपकी सेल्स कितनी होगी? मैम देखो, अगर आपने ये डिसाइड कर ही लिया है कि आप 0 खर्च करोगे मतलब आपका एक्स 0 है, बिकॉज दिस इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। तो आपका वाई मतलब आपकी सेल्स कितनी हो गई? 300। अगर आप 1 रुपए खर्च करते तो आपकी सेल्स कितनी होती? 305। अगर आप 2 रुपए खर्च करते तो आपकी सेल्स कितनी होती? 310, right? So guys, I'm just putting the values 1 2 in the place of x, in the place of x। ठीक है मैम, ये बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब इससे आउटपुट क्या निकला? इससे मार्केटिंग डायरेक्टर को पता क्या चला कि जब जब मैं 1 रुपए खर्च कर रहा हूं मार्केटिंग पे, मेरी 5 रुपए की सेल्स हो रही है, मेरी 5 रुपए की सेल्स हो रही है। तो क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? उसके जेब से 1 रुपए जा रहे हैं लेकिन उसकी जेब में 5 रुपए आ रहे हैं। मैम ये अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि 4 रुपए उसकी जेब में ही आ रहे हैं, 4 रुपए उसकी जेब में ही आ रहा है। So this is what regression analysis is. This is what I am trying to establish through my line equation. This is what I am trying to tell you through regression analysis कि आखिर एडवर्टाइजिंग और सेल्स में क्या रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो जो मैंने अभी समझाया वो मैंने आप लोगों के रिविजन के लिए यहाँ लिख दिया है, fine, which means if x increases by 1, y will increase by 5, y will increase by 5। x is independent variable and y is a dependent variable। so जो भी मैंने अभी समझाया ये आपके यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, फाइन। अब आते हैं ये बजटिंग में कैसे यूज होता है। मैम अगर आपको याद हो हमारी पूरी डिस्कशन बजटिंग और फोरकास्ट से स्टार्ट हुई थी, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर भी वहीं से स्टार्ट हुआ था। ये यहाँ पे कैसे यूज होगा, ये यहाँ पे बजटिंग में कैसे यूटिलाइज होगा, तो मैंने कहा ठीक है ना, बहुत इजी है। देखो अगर आप बजट और फोरकास्ट बनाते हुए ये सब चीजें याद रखोगे तो बहुत ही इजी रहेगा। क्यों इजी रहेगा? बिकॉज अगर आपका एक्स ओरिजिनल डेटा में देखो, अगर आपका लेट्स से एक्स दैट इज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर बजट में लाई कर रहा है, यू कैन प्रिडिक्ट द सेल्स थ्रू दिस इक्वेशन, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज इट इन द बजटिंग एंड द फोरकास्ट, ओके। नाउ
मेकिंग फोरकास्ट एंड एस्टिमेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है जो मेरे डबल ए तक भी आती है, दैट इज इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। इसका मतलब क्या होता है, जब आपका एक्स का डेटा ओरिजिनल डेटा में लाई कर रहा होता है देन हम बोलते हैं इंटरपोलेशन। बट जब एक्स की वैल्यू आउटसाइड द डेटा लाई कर रही होती है तो हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रापोलेशन। क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक है, ये बस आप टर्म्स याद रखना, इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। ओके, नाउ विच वन इज मोर सेफ गाइस, कौन सा ज्यादा सेफ होगा, इंटरपोलेशन या एक्सट्रापोलेशन? इंटरपोलेशन। बाय, बिकॉज वहां पे आपका डेटा विद इन द रेंज लाई कर रहा है, विद इन द रेंज लाई कर रहा है। जैसे आप रेंज से बाहर चले जाओगे इट विल बी कॉल्ड एज एक्सट्रापोलेशन, और वो ज्यादा प्रिडिक्टेबिलिटी, ज्यादा अजम्पशंस के रूप में चला जाएगा। नाउ हाउ रिग्रेशन एनालिसिस कैन बी यूज्ड ऑल्टरनेटिवली, हम इसे ट्रेंड लाइंस में यूज करते हैं, हम इसे हाई लो मेथड में यूज करते हैं, हम इसे बजटिंग में यूज करते हैं। ओके, आप ट्रेंड में कैसे यूज करते हैं, टू डिटरमाइन एक्स एंड वाई। अगेन हाई लो मेथड में अगर आपको याद हो कि मैम एक्स वाज द टोटल कॉस्ट, है ना, आप क्या करते थे, आप फिक्स्ड और वेरिएबल का ब्रेकअप करते थे यूजिंग हाई लो मेथड, यूजिंग हाई लो मेथड। तो आप ये जो फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट है, आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन से निकाल सकते हो। ओके, सो आप रिग्रेशन एनालिसिस वहां पे भी यूज कर सकते हो। देन द बजटिंग, देन द बजटिंग। ओके, now what are the benefits of regression analysis? First of all, it is very simple to use, it is very easy to use, basic relationship बताता है between two variables, and it is very easy to use for the budgeting also, and you need to ensure कि आपका डेटा कंप्लीट है, आपका डेटा कंप्लीट है। बट कुछ लिमिटेशंस भी होती है कि दिस मेथड वर्क्स फिनोमिनली इन इंटरपोलेशन, बट जब एक्स्ट्रापोलेशन की बात आ जाती है ये मेथड थोड़ा मार खा जाता है। एंड अगेन इट ओनली वेरीज, इट इज ओनली यूजफुल इन टू वेरिएबल्स। जब दो से ज्यादा वेरिएबल आ जाते हैं तो ये गड़बड़ा जाता है। देन इट अज्यूम्स कि हमारी एक लीनियर रिलेशनशिप होगी ही होगी, राइट? ऐसा जरूरी नहीं है, यू कैन हैव अनलीनियर रिलेशनशिप ऑल्सो। एंड इसमें एक और बहुत बड़ी अजम्पशन होती है कि आपका हिस्टोरिकल बिहेवियर कंटिन्यू रहेगा। अब जरूरी नहीं है ना यार कि हिस्टोरिकल बिहेवियर हमेशा कंटिन्यू रहे, क्या पता वो चेंज हो जाए, क्या पता वो चेंज हो जाए। फाइन, हम एक और क्वेश्चन करते हैं सो दैट यू अंडरस्टैंड इट इन अ मच बेटर मैनर। The company is investigating its current cost structure, an analysis of production level and cost over the 6 months. So, ये आपकी यूनिट्स है, ये आपकी कॉस्ट है। अब अगेन गाइस, कॉस्ट इंडिपेंडेंट है या यूनिट इंडिपेंडेंट है? अपना दिमाग लगाओ, आई विल टेल यू। फाइन, तो क्या हो रहा है मैम, यूनिट्स बढ़ती जा रही है, आपका खर्चा बढ़ता जा रहा है, आपको ये सारा डेटा दिया हुआ है, आपको ये सारा डेटा दिया हुआ है, तो आप सिंपली मुझे बता दो कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है, मंथली फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, और जुलाई में अगर प्रोडक्शन 120 यूनिट्स हुआ तो आपका कितना खर्चा होगा, आपका कितना खर्चा होगा। तो आप ये सारी चीजें मैम आप मुझे एक बार कैलकुलेट करके बता दो। मैंने कहा ठीक है, सबसे पहले तो मुझे वो लाइन की इक्वेशन चाहिए। क्या चाहिए? लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो उसके लिए मुझे पहले बी और ए कैलकुलेट करने पड़ेंगे। मैम ये सारा डेटा यूज करके मैं बी कैलकुलेट कर सकता हूँ बहुत ही आसानी से। तो सबसे पहले मैं बी कैलकुलेट करता हूँ और उस बी को ए वाले फॉर्मूले में डाल के ए कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, इतना हो गया। नाउ अब क्या हुआ, हमारी एक इक्वेशन आ गई, ये y इज इक्वल टू 384 प्लस 22.55x प्लस 22.55x। ओके, अब प्लीज ध्यान रखना, ये जो है ये क्या है आपका ए और बी, ये है आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड मंथली फिक्स्ड कॉस्ट। क्या है? मंथली फिक्स्ड कॉस्ट। अब गाइस थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, मुझे एक बात बताओ, अगर ये इक्वेशन है तो कौन फिक्स्ड रहता है, मतलब कौन चेंज नहीं होगा बार बार? ऑफ कोर्स मैम, फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होगी। सो जो आपने ए कैलकुलेट किया है वो क्या है, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, और जो आपने बी कैलकुलेट किया है विच कीप्स ऑन चेंजिंग इज योर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ओके,
अब मैम इस इक्वेशन को, इस ए और बी को इस फॉर्मूले में पुट इन कर दो और आगे बढ़ जाओ। मैंने कहा ठीक है। तो हमने क्या किया, x को 120, बिकॉज दिस इज अ वेरिएबल कॉस्ट विच विल कीप ऑन चेंजिंग विद द नंबर ऑफ यूनिट्स। एंड मैम अगर आपको यूनिट्स पता है तो आप फाइनली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है। अब तो इसमें हमने क्या सीखा, इस पर्टिकुलर पार्ट में हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने सीखा रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस में y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ए निकालना है बी निकालना है। ठीक है। अब y क्या है मैम, y आपका एक इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। a और b की वैल्यूज आपको कैसे निकालनी है, वो फॉर्मूला शीट में हमेशा गिवन होगी, फॉर्मूला शीट में हमेशा गिवन होगी, राइट। अब आपको इन दोनों से डिसाइड करना है कि कौन इंडिपेंडेंट है आपके क्वेश्चन में और कौन डिपेंडेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना ये इक्वेशंस निकाल सकते हो। So that is how you have to consider this part कि मुझे at the end of the day क्या ये चीजें निकालनी आ रही है या नहीं आ रही। Then comes the limitation and the benefits of this method and you need to ensure कि आप relationship establish कर पाओ कि आखिर आप निकाल क्या रहे हो, especially this kind of relationship. Am I clear, guys? Am I clear? So that's it for this particular part. I'll see you in the next part. Bye bye. Take care.